Hello, C&S students. Hello to everyone. So today we are going to start a new topic. उसका नाम है डेफिनेशन, मतलब उसका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. यस, उसका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. देखो, यू कैन सी दैट वन, राइट. तो मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर देता हूं. येलो बराबर बैठेगा क्या? ना ना, बराबर नहीं लग रहा. तो ये लेता हूँ, ये लेता हूँ, पिंक ले लेता हूँ. यस, ये बराबर लग रहा है. चलो, अब ध्यान से सुनना. वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू टॉपिक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. अब देखो होता क्या है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये है क्या. देखो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कंपनी एक्ट 2000 1956 या 1956 या 2013 के हिसाब से ये एक ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी है, ये एक ऐसी रजिस्टर्ड कंपनी है एंगेज, वो एंगेज रहे कौन से बिजनेस में? is engaged in the business of loans and advances, acquisition of shares, debentures and other security, leasing, हायर परचेज, इंश्योरेंस बिजनेस एंड चिट फंड. उसको बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. मतलब ये ऐसी कंपनी है जो लोन एंड एडवांस देने का काम करती है, या किसी का शेयर्स एक्वायर करके किसी और को देने का काम करती है, जैसे डिबेंचर हुआ, अदर सिक्योरिटी. या अगर आपको लीज पे कोई मशीन चाहिए तो आप ये असेट के पास, ये कंपनी के पास जाओ और ये कंपनी को बोलो कि मैंने एक ऐसा असेट मुझे लीज पे लेना है, तो आप उसको फाइनेंस करो. ये वो इसी कंपनी है. अगर आपको टीवी खरीदना है, अगर आपको टीवी खरीदना है तो आप विजय सेल्स में गए, आपके पास पैसा नहीं है तो उधर बजाज फाइनेंस करके कंपनी बैठती है, वो एनबीएफसी कंपनी है. इंश्योरेंस बिजनेस करके कंपनी है, और चिट फंड जो चलाया जाता है. ये कौन बोलता है ऐसा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलता है. ठीक है ना. अब द टर्म एनबीएफसी डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन. इसके अंदर वो एनबीएफसी नहीं आते जिनका प्रिंसिपल बिजनेस एग्रीकल्चरल है, उनका इसमें एंट्री नहीं है. समझा ना. या कोई सेल और परचेज करने का काम करता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब वो रियल एस्टेट एजेंट, वो लोग एनबीएफसी में नहीं आते. पर सेक्शन 45(1) क्या बोलता है? देखो, सेक्शन 45(I)(F) ये बोलता है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अमेंडमेंट एक्ट 1997 में सेक्शन 45(1)(F) बोलता है कि एनबीएफसी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिसका प्रिंसिपल बिजनेस है रिसीविंग ऑफ डिपॉजिट और लैंडिंग इन एनी मैनर. वही हुआ ना. अगर मेरे को कोई, समझो फॉर एग्जांपल मेरे को टीवी खरीदना, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? बजाज फाइनेंस को बोलूंगा कि आप पैसा भर दो, मैं आपको बाद में पैसा देता हूं. तो वो क्या कर रहा है? मेरे को लेंड करने का काम कर रहा है ना. दूसरा, आरबीआई बोलता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेक्शन 45(I)(F) बोलता है, ऐसी अदर कोई नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जिसका अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट से आया हुआ है, बराबर, जिसका अप्रूवल, या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बनाना चाहे वो. आपको समझा? दूसरा, हाँ, कोई भी एनबीएफसी का रजिस्ट्रेशन आरबीआई में होना जरूरी है. सेक्शन 45(1)(I)(A) बोलता है, जो आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कैन कमेंस, वो अपना बिजनेस तब भी स्टार्ट कर सकता है या कैरी कर सकता है जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम द आरबीआई. मतलब अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो बिजनेस चालू नहीं कर सकता, अपना बिजनेस कैरी नहीं कर सकता. इज दैट क्लियर? और उसका नेट ओन फंड होना चाहिए 25 लाख. अब ये नेट ओन फंड हम लोग कैलकुलेट करने वाले, बट 99 से वो 2 करोड़ रुपया है. मतलब उसको एनबीएफसी स्टार्ट करना, तो उसके बाद नेट ओन फंड एटलीस्ट 2 करोड़ तो होना चाहिए. हाउएवर, इन टर्म्स ऑफ द पावर गिवन टू द बैंक टू ऑब्विएट डुअल रेगुलेशन,
विच आर रेगुलेटेड, तो कुछ आरबीआई ने अपने पॉलिसी में उनको कंसेशन भी दिया हुआ है ताकि उनको तकलीफ ना हो ड्यूअल रेगुलेशन से लेके, समझा। तो कुछ लोगों को उनको एग्जेम भी किया हुआ, आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद द आरबीआई। मतलब ये लोग चाहे तो रजिस्ट्रेशन नहीं करेगा तो भी चलेगा। कौन लोग? वेंचर कैपिटल, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग, जो सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड होता है, तो उनको वहां पे रजिस्टर होने का जरूरत नहीं है। या चिट फंड कंपनी जो इसके एक्ट में रजिस्टर्ड होता है, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो नेशनल हाउसिंग बैंक के अंडर में रजिस्टर होता है, और स्टॉक एक्सचेंज जो म्यूचुअल कंपनी बेनिफिट में रजिस्टर होता है। मैं आपको सिर्फ एक्टिंग पार्ट पढ़ा रहा, एक्ट का पार्ट, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि एनबीएफसी और बैंक पे क्या डिफरेंस है। एनबीएफसी कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता अपने से। डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसा कोई डिपॉजिट नहीं ले सकता कि 5 महीने के बाद दूंगा, 6 महीने के बाद दूंगा, वो सिर्फ बैंक कर सकता है, बैंक वो कर सकता है। एनबीएफसी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में नहीं आता। अभी अपना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट है, ये इसमें नहीं आता। इनके खुद के पेमेंट सिस्टम होते हैं। ये कोई चेक इश्यू नहीं कर सकता, मतलब इस पे कोई चेक ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ये चेक इश्यू कर सकता है। अगर अगर एनबीएफसी कल डूब गया, मालूम है आपका पीएमसी बैंक डूब गया था। जब पीएमसी बैंक डूब गया था तो आरबीआई ने बोला जिनका उसमें पैसा है उसको 1 लाख रुपए तक इंश्योरेंस मिलेगा। ऐसा इंश्योरेंस अगर आपका एनबीएफसी में पैसा है, पहली बात तो एक्सेप्ट करता नहीं, फिर भी आपने पैसा दिया उनको, तो वो अगर वो कंपनी डूब गया एनबीएफसी, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका डीआईसी जीसी में कवर नहीं है। बल्कि यहाँ पे अगर आपने पीएमसी बैंक में पैसा डाला है तो आरबीआई आपको 1 लाख रुपए तक तो दे ही रहना। सर मेरा तो उसमें 10 लाख है, तो आरबीआई आपको 1 ही लाख देगा। फिलहाल अभी वो 5 लाख पे हो गया है। सर मेरे को सिर्फ 1 ही लाख मिलेगा, हाँ फिलहाल तो 1 ही लाख मिलेगा। किन किन लोगों को रजिस्ट्रेशन करना चाहिए? असेट फाइनेंस कंपनी, ये सब एनबीएफसी है, ये सब एनबीएफसी कंपनी है। मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। असेट फाइनेंस कंपनी मतलब जो असेट खरीदता है उसको फाइनेंस करती है। इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, ये सब कंपनी है जिनको रजिस्टर्ड होना जरूरी है आरबीआई के अंडर में। समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं मेन एक्ट का पार्ट। एक्ट का पार्ट हो गया, अभी हम लोग पढ़ते हैं मेन सम्स के लिए। देखो अभी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में अगर आपका एनपीए होता है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, मतलब आप पैसा नहीं दे पाते बैंक को, तो बैंक कैसे कंसीडर करेगा कि मेरा ये एनपीए हो गया है? समझ में आ रहा है? तो बैंक को तो कुछ तो सिस्टम रखना पड़ेगा ना। तो देखो बैंक क्या करता है, ध्यान से सुनो। कब कंसीडर किया जाएगा कि उसका पैसा डूब गया, मतलब एनपीए, बैंक मैं एनबीएफसी हूं, तो मैं कब कंसीडर करूं? अगर वो नेचर ऑफ द असेट, अगर वो असेट है, जनरल असेट है, तो अगर उसका इंटरेस्ट 6 महीने तक नहीं आया तो समझ जाने का वो अकाउंट एनपीए है। टर्म लोन या डिमांड लोन या कॉल लोन है तो उसका इंटरेस्ट ओवर ड्यू फॉर 6 मंथ, 6 महीने से अगर उसका इंटरेस्ट नहीं आया, इंस्टॉलमेंट नहीं आया 6 महीने से, तो वो अकाउंट एनपीए। अगर कोई बिल ड्रॉ किया है तो 6 महीने से अगर वो बिल का पैसा नहीं आया और बिल ओवर ड्रॉन है तो फिर वो एनपीए। अगर तुमने लीज रेंट के लिए दिया है, हायर परचेज इंस्टॉलमेंट या बजाज आलियंस फाइनेंस जैसे कंपनी है, और वो 12 महीने से उसका पैसा नहीं आया, तो समझ जाने का एनपीए, मतलब वो एनपीए में लिख देगा। एनपीए बोरोवर वाइज कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक बोरोवर है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने 10 बैंक से लिया है अकाउंट, 10 बैंक से उसने लोन लिया और 10 के 10 बैंक में उसने पैसा नहीं दिया, तो मिस्टर ए का पूरा अकाउंट बनाने का, और उसने जितना बैंक से लिया उसका, मतलब एनपीए इज क्लासिफाइड बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। मतलब फैसिलिटी मतलब उसने एक बैंक से टर्म लोन लिया, एक बैंक से ये लिया, ऐसा नहीं। और देखो वंस असेट इज डिक्लेयर्ड एनपीए, एक बार तुमने उसको एनपीए डिक्लेयर कर दिया और जो उससे इनकम आता है उस इनकम को कैश बेसिस पे रिकॉग्नाइज कर लेगा।
बराबर। और पहले से भी अगर तुमने कोई प्रीवियसली उसका इनकम रिकॉग्नाइज किया तो उसको रिवर्स करने का, क्योंकि वो अकाउंट एनपीए बन गया। मतलब अगर आप बैंक को 3 महीने से पैसा नहीं दोगे तो आपका अकाउंट एनपीए होता है, बट एनबीएफसी में 6 महीना तो एटलीस्ट लगता है। ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड में आपको पढ़ा देता हूं। देखो, अगर स्टैंडर्ड असेट है तो 0.25%, पर वो नॉन सिस्टमेटिक है, नॉन सिस्टमेटिक। और 0.40% फॉर सिस्टमेटिक। ये सिस्टमेटिक नॉन सिस्टमेटिक आपको अपने मॉड्यूल में मिल जाएगा। अगर वो, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं। अगर वो नॉन सिस्टमेटिक है तो 0.25%, अगर वो सिस्टमेटिक है तो 0.40%। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो खुद बोलेगा तुमको सिस्टमेटिक की नॉन सिस्टमेटिक। अगर वो सब स्टैंडर्ड असेट है तो 10% प्रोविजन करने का, मतलब एनपीए में 10% तो प्रोविजन करने का। अगर वो डाउटफुल असेट है, डाउटफुल मतलब उसमें पैसा मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और डाउटफुल में अगर सिक्योर्ड पोर्शन है, सिक्योर्ड मतलब जो मैंने एडवांस दिया उसका सिक्योरिटी है मेरे पास, और वो 1 साल तक पैसा नहीं दिया तो 20% प्रोविजन करने का। 1 से 3 साल तक पैसा नहीं दिया तो 30% प्रोविजन। मोर देन 3 ईयर्स तो 50% प्रोविजन। और अगर वो अनसिक्योर्ड पर्सन है, मतलब मैंने उसको पैसा दिया बट सामने सिक्योरिटी कुछ नहीं लिया, तो 100%, मतलब समझ जाने का, पैसा मिलेगा नहीं। और अगर वो लॉस असेट है, मतलब भूल जाओ, जो पैसा दिया वो भूल जाओ, जैसे विजय माल्या को दिया, तो 100% डाउटफुल है। आप, अगर मैं लीज एंड हायर परचेज बिजनेस में हूं, मतलब मैं एक एनबीएफसी हूं, और मैं ना जिसको लीजिंग करना है, जिसको हायर परचेज में असेट खरीदना है ना, मैं उनको फाइनेंस करता हूं। ठीक है, तो इसमें कैसे कैलकुलेट करने का? अगर वो सब स्टैंडर्ड असेट है तो 12 महीने से लेकर 24 महीने तक होना चाहिए, मोर देन 12 to 24 मंथ, तो 10% प्रोविजन करने का। किसका? 10% ऑफ द नेट बुक वैल्यू। डाउटफुल असेट 24 मंथ से अगर 36 मंथ है तो 40% करने का। 36 मंथ से 48 मंथ है तो 70% करने का। और लॉस असेट मतलब मोर देन 48 मंथ, अगर 48 मंथ के ऊपर है तो 100% प्रोविजन करने का। मतलब अगर तुमने मैं बजाज अलियंस और तुमने मोबाइल खरीदा है, बराबर, तो मैंने तुमको फाइनेंस किया है, तो तुमने उसका ईएमआई 24 महीने तक नहीं भरा, 12 से 24 महीने के बीच तक नहीं भरा, मतलब इतना पीरियड ओवर ड्यू है, तो 10% प्रोविजन करूंगा। और 48 मंथ से आपने कोई ईएमआई भरा ही नहीं तो 100% एनपीए। समझा बात को? एक, अब ये लीज एंड हायर परचेज असेट के लिए ये जानना जरूरी है बॉस। यही है, हाउ टू कैलकुलेट टायर वन नेट ओन्ड फंड। यस, ये फाइनल में तो क्वेश्चन पूछते ही है, ओल्ड में। अभी इसमें आपको भी लोग पूछेंगे। ये नेट ओन फंड का कैलकुलेशन है कि एनबीएफसी को अगर रजिस्टर करना है तो उसके बाद नेट ओन फंड होना चाहिए। तो नेट ओन फंड कैसे होता है? देखो, उसका पेड अप शेयर कैपिटल लेने का, जिसमें दोनों आता है, फिर उसका फ्री रिजर्व लेने का, फिर उसमें से लेस करने का मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो तुमको मिलेगा नंबर 1। अब उसने इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे किया वो लेने का, तो नंबर 2। अब 10% ऑफ वन, इसका 10% लेने का, वो आएगा, बराबर। अब उसके बाद एक्सेस इन्वेस्टमेंट कितना किया, दिस माइनस दिस, देखो, तो ये आएगा। उसके बाद नेट ओन फंड मिल गया, 1 माइनस। मैंने आपको फॉर्मेट ही दे दिया, सीधा सोचने का ही नहीं। अच्छा, ये मतलब फिर से आ गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो हो गया अपना, हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, तो ये था आपका पूरा थियरी।
अब हम लोग सम्स को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तो एकदम सिंपल हो जाएगा, और कोई टॉपिक इतना सिंपल है ना कि अभी क्या बताओ, टॉपिक इतना सिंपल है। आप खुद देखो और खुद एंजॉय करो टॉपिक को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप शेयर स्क्रीन करता हूँ। यस, और मैं वन नोट की तरह, तो चलो, वो थियरी खत्म करने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो काफी जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लो एक बार। टेम्पल्टन फाइनेंस कंपनी लिमिटेड हो, फाइनेंस लिमिटेड, एक्चुअली वो पीक्यूआर लिमिटेड नहीं है, ये कंपनी का नाम है टेम्पल्टन फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है। ये क्वेश्चन है ना, फाइनल में भी आया हुआ क्वेश्चन है, और 3-4 मार्क, 4 मार्क के लिए तो क्वेश्चन पूछते ही है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो अभी ध्यान दो। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट दी असेट साइड में, लीज आउट एसेट, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे किया है, शेयर्स में और डिवेंचर्स में, और कैश एंड बैंक बैलेंस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में डिफर्ड एक्सपेंडिचर है। लायबिलिटी में पेड अप इक्विटी कैपिटल है, फिर फ्री रिजर्व, फिर लोन है, फिर डिपॉजिट भी है। You are required to compute the net own fund of Templeton Finance Limited as per the non-banking financial company 2006। वो पूरा एक्ट का नाम है, वो रूल का नाम है। अपने को नेट ओन फंड कैलकुलेट करना है। स्टेटमेंट ऑफ नेट ओन फंड, इज दैट क्लियर? ठीक है, देखते हैं अभी और क्या। सिंपल है। सबसे पहला लिखने का, पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल 100, एड फ्री रिजर्व्स 500, बराबर ना, लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 200, तो ये आएगा 600, 400, नंबर 1, ये बराबर है नंबर 1। अब उसके बाद अपने को चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, अब इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला पार्टनर्स, सॉरी, इन्वेस्टमेंट में सबसे पहला कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ सब्सिडरी एंड ग्रुप कंपनी, 100 रुपया। फिर इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर एंड ग्रुप कंपनी, 100 रुपया। टोटल आएगा 200, बराबर। उसके बाद 10% ऑफ 1, तो 10% ऑफ 400 यानी 40 रुपया, ये बराबर है। आगे उसके बाद क्या आएगा? एक्सेस ऑफ इन्वेस्टमेंट ओवर 10%। तो वो कैसे निकालोगे? मतलब इसके ऊपर एक्सेस इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? 200 माइनस 40, तो 160 हो गया, बराबर ना। तो नेट ओन फंड मिल गया। $400 माइनस 160, डन।
डन 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 डन। इज दैट क्लियर? अरे समझा, एकदम सिंपल है। चलो फटाफट कर लो बिना कोई मेहनत किए, 4 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखो। 2। अभी देखो, XYZ Limited is an NBFC providing hire purchase solution for acquiring consumer durable. The following information is taken from its books for the year ended XYZ Limited का क्वेश्चन है। ठीक है, ये तो एकदम सिंपल हो गया। चलो देख लो क्या क्या करना पड़ेगा अपने को। एक सेकेंड। ओके, अभी देखो उसने कौन सी कंपनी बोली है वो देख लो। हाँ, XYZ Limited is an NBFC providing hire purchase. You are required to calculate the amount of provision to be made. अच्छा, तुमको सिर्फ प्रोविजन करके बताना है, वेरी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहला, कहां पे असेट फंडेड किए? असेट। दूसरा, पीरियड ओवर ड्यू अप टू 12 मंथ, इंटरेस्ट अमाउंट छोड़ दो, फिर नेट बुक वैल्यू ऑफ असेट आउटस्टैंडिंग इन करोड़। ठीक है, तो पीरियड ओवर ड्यू, ठीक है, फिर परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, नेट बुक वैल्यू, अमाउंट ऑफ प्रोविजन। ठीक है, अब इस तरह अपने को करने का है। अब जो अपने को ध्यान रखना ना वो ये बात है, सबसे पहला एलसीडी टीवी अप टू 12 मंथ, बराबर है। उसके बाद है वॉशिंग मशीन, फॉर 24 मंथ, बराबर 24 महीने के लिए। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर फॉर 30 मंथ, फिर एसी फॉर 45 मंथ। अब ध्यान से सुनना, अप टू 12 मंथ ये हायर परचेज बिजनेस है। अप टू 12 मंथ तक तो कोई एनपीए होता ही नहीं है। नेट बुक वैल्यू तो ये आएगा 20,123 पर डैश आएगा फॉर 24 मंथ। 24, अच्छा इसका कितना है नेट बुक वैल्यू? 102, 102 नहीं सॉरी 2410। और इसका 1280 और इसका 647। ठीक है ना। अब 24 मंथ मतलब 12 से अप टू 12 मंथ, 12 महीने तक तो अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा एनपीओ में आएगा नहीं, मतलब प्रोविजन करने का जरूरत नहीं है।
बट 12 महीने से मतलब 13 महीने से मोर देन 12 मंथ, 13 महीने से 24 महीने तक 10%। फिर 24 से 36 महीने तक 40%। फिर मोर देन 45 मंथ और मोर देन 45 मंथ्स तो ये कितना आएगा 70%। मतलब मोर देन 45 मतलब 36 से 48 मंथ हो गया ना यार। फॉर सॉरी मोर देन फॉर 45 मंथ, फॉर 45 मतलब 36 से 48 मंथ हो गया ना, उसकी वजह 70। तो सीधा 10 40 70, 100 तो है ही नहीं, मतलब मोर देन 48 मंथ रहेगा तो 100 आएगा, ठीक है ना। अब क्या भी तो ये करने हैं। तो 41 1280 इंटू 40, 512। 452.9 टोटल। 1205 हो गया। सिम है ना सिंपल। अरे ये सब 4 4 मार्क के लिए क्वेश्चन है, सब पूछे हुए हैं। और नहीं तो क्या। अब नंबर 3 देखो, सेम उसकी तरह ये देखो, एबीसी लिमिटेड इज एन एनबीएफसी, है ना। बस अभी उसके बारे में पढ़ते और क्या, सिंपल तो है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी, ये वाला एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम 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 मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्या है पहला, देखो क्या क्या है, एक है असेट में क्या क्या है देख लो। असेट, फिर उसके बाद पीरियड ओवर ड्यू, पीरियड ओवर ड्यू, फिर उसके बाद परसेंटेज ऑफ प्रोविजन, फिर नेट बुक वैल्यू, फिर चलो असेट में सबसे पहला वॉशिंग मशीन अप टू 12 मंथ डैश, प्रोविजन नहीं होगा ना। बराबर है। फिर उसके बाद एसी फॉर 24 मंथ 10%, 675। फिर म्यूजिक सिस्टम फॉर 30 मंथ, 30 मतलब 40%, 225। फिर रेफ्रिजरेटर फॉर 21 मंथ, 21 मतलब 10%, 1050। फिर एयर प्योरीफायर अप टू 12 मंथ 980। फिर एलसीडी टीवी फॉर 45 मंथ, 45 मंथ मतलब 70%, 21,200। बस हो गया। कर सकते हो कि नहीं कर सकते। है ना, सिंपल तो क्वेश्चन बता दिया, इधर तो डैश ही आएगा।
15,102.5 हो गया। क्या करा रहे हो सर, ये क्या टॉपिक है? बट ये टॉपिक एग्जाम में आते हैं। तो मैं आपको झूठ बोलूंगा ऐसा कुछ नहीं, ये टॉपिक एग्जाम में आते हैं। हो गया, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो कर दिए मैंने। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराता हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आपको लास्ट क्वेश्चन में रहेगा। हाँ। While closing its books of account on 31st March 2018, a non-banking finance company has its advances classified as follows. स्टैंडर्ड असेट इतना है, सब स्टैंडर्ड असेट इतना है, सिक्योर्ड पोर्शन में अप टू 1 ईयर इतना है, फिर 1 to 3 years में 90 लाख है, फिर मोर देन 3 years, फिर अनसिक्योर्ड पोर्शन है, फिर लॉस असेट है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन विच मस्ट बी मेड अगेंस्ट द एडवांसेस एज पर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। देखो अभी अपने को करने का है, मतलब आपको 2 बार ये सॉल्व करना है, एक नॉन सिस्टमेटिकली और एक सिस्टमेटिकली के हिसाब से। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, अभी से प्रोविजन, ये नॉन सिस्टमेटिकली, नॉन सिस्टमेटिकली तो ध्यान देना बस। हाँ। पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन लाख, अमाउंट ऑफ प्रोविजन। सबसे पहला क्या, स्टैंडर्ड असेट। दूसरा सब स्टैंडर्ड असेट। स्टैंडर्ड में कितना है, 18,400। सब स्टैंडर्ड में 1250। फिर डाउटफुल, डाउटफुल में सबसे पहला सिक्योर पोर्शन। सिक्योर पोर्शन में अप टू 1 ईयर 300। 1 to 3 ईयर 90। मोर देन 3 ईयर्स 30। अनसिक्योर्ड पोर्शन 92। लॉस असेट 47। बराबर है। अब स्टैंडर्ड असेट बोलो। हाँ प्रोविजन बोलो, स्टैंडर्ड असेट का प्रोविजन कितना परसेंट है? स्टैंडर्ड असेट में अभी ये नॉन सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट है ना, तो नॉन सिस्टमेटिकली के सिस्टमेटिकली देख लो एक बार बराबर से। नॉन सिस्टमेटिकली है तो नॉन सिस्टमेटिकली मतलब 0.25, ये 0.25 वाला है नॉन सिस्टमेटिकली। और सब स्टैंडर्ड असेट 10%, और ये 20, 30, 50,
100 100 हो गया। अब अमाउंट ऑफ प्रोविजन बोलो, उसमें क्या हो गया ना। हाँ, अमाउंट ऑफ प्रोविजन बोलो, हो गया। तो 18,400 का 0.25, 46। 18,400 का 0.25, 46। 1250 का 10%, 125। फिर 300 का 20%, 60। फिर 90 का 30%, 27। 50, 15। फिर 92 का 100%, 92। 47 का 100%, 47। तो टोटल मारोगे तो ये आएगा 412। समझा? ये आएगा 412। अब यही बात मैं तभी बोल रहा था कि ये स्टेटमेंट शोइंग प्रोविजन अमाउंट एज पर नॉन सिस्टमेटिकली ना। अब ये फिर से अपने को कैलकुलेट करने का है, बट सिस्टमेटिकली। सेम लिखना, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट। अब इसमें सेम होगा, इतना है कि वो जो सब स्टैंडर्ड असेट है ना, वो सब स्टैंडर्ड असेट वो 40% लेना। इधर 0.25 है ना, तो उसको अभी 40% कर देना और फिर से सम सॉल्व करना। समझा क्या मतलब स्टैंडर्ड असेट? ये हो गया सिक्योर्ड पोर्शन। हो गया। अब ये सब स्टैंडर्ड एसेट में 0.40, 0.2 पहले 0.40। बाकी सब सेम आएगा, सब 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 सेम आएगा, सिर्फ ये चेंज होता है और कैलकुलेट करो, हो गया। ये सब आंसर सेम आएगा, सिर्फ 0.40 का मीनिंग चेंज हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। अब इसी बेस पे अब देखो, ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4 था नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सेम वैसा कंपनी है बट नॉन सिस्टमेटिकली सॉल्व करने बोले। क्वेश्चन वही है, सिर्फ नॉन सिस्टमेटिकली सॉल्व करने बोला है। नॉन सिस्टमेटिकली मतलब 25.25%। ठीक है, तो बस वो कर लो और हो गया, और क्या। अब जो क्वेश्चन बचा है वो एक ही क्वेश्चन बचा है। और एक क्वेश्चन है देखो, एबीएफसी फाइनेंशियल लिमिटेड इज एन एनबीएफसी, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी होमवर्क लो, सेम क्वेश्चन है, फिर से रिपीट हुआ है। वो है ना, अप टू 12% कंप्यूटर टेलीविजन वॉशिंग मशीन, वो वाला क्वेश्चन है दैट यू कैन इजीली डू। क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में, एबीसी लिमिटेड इज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एबीसी लिमिटेड एक एनबीएफसी है, ठीक है, ये एनबीएफसी है। तो इट प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स आउटस्टैंडिंग अमाउंट। तो कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो बोल रहा है
400 lakh of which installments are overdue on 400 अकाउंट। मतलब इसमें से 400 अकाउंट ऐसे हैं जो 400 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है, ओवर ड्यू है 2 मंथ के लिए। बराबर। अमाउंट ओवर ड्यू 2 महीने से ओवर ड्यू है। देखो अभी देखो उसने क्या बोला, बराबर से समझो। 400 लाख रुपया ऑफ विच इंस्टॉलमेंट आर ओवर ड्यू ऑन 400 अकाउंट फॉर द लास्ट 2 मंथ। अमाउंट ओवर ड्यू रुपीज 80 lakhs ऑन 24 अकाउंट्स फॉर 3 month। On 24 account for 3 month, amount overdue 48 lakh. On 10 accounts for 30 month, amount overdue 40 lakhs। अच्छा ऐसा है वो, मतलब अलग से बराबर से पढ़ना पड़ेगा। टोटल 400 ऐसे अकाउंट्स कुछ होते हैं जो 2 महीने से आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, जो 80 लाख रुपए, बराबर, जो 80 लाख रुपए, मतलब ऐसा बोलो rupees 400 lakhs of which installments are overdue on 400 account for the last 2 month are overdue amount। देखो 400 अकाउंट पे 80 लाख रुपए ओवर ड्यू है 2 महीने से, बराबर। फिर 24 अकाउंट पे 48 लाख ओवर ड्यू है फॉर 3 मंथ। मतलब फॉर 3 मंथ मतलब प्रॉपर 3 मंथ, तो 3 मंथ तक है तो वो सब स्टैंडर्ड नहीं, वो स्टैंडर्ड ही होता है। 3 मंथ के ऊपर गया तो फिर वो सब स्टैंडर्ड, वो सब कैटेगरी होता है। 10 अकाउंट फॉर मोर देन 30 मंथ, 10 अकाउंट ऐसे है जिसके ऊपर 30 मंथ से भी ज्यादा है। समझा गया? एक सेकेंड ना। 10 accounts on 10 accounts for more than 30 months। मोर देन 30 मंथ्स, मोर देन 30 मंथ मतलब कितना हो गया? कितना रुपया? 40 लाख। एंड ऑन 4 अकाउंट और मोर देन 3 years, इसी में से 4 अकाउंट वो मोर देन 3 years है, अमाउंट ओवर ड्यू 40। अच्छा ये अलग है, मतलब ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड, ऑलरेडी वो सब स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई हो गया है। मतलब 4 अकाउंट को ऑलरेडी आपने सब स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई कर लिया था। देखो देखो सिंपल में बता दो, स्टेट क्या बता उसने, क्लासिफाई द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। मतलब अपने को ऐसे क्लासिफाई करना है, स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड ये सब में, ठीक है ना। ये देखो सबसे पहले स्टैंडर्ड असेट कैलकुलेट करते हैं। देखो टोटल 400 अकाउंट ऐसे हैं जो ओवर ड्यू है फॉर 2 मंथ। कितना रुपया?
80। 24 अकाउंट ओवर ड्यू है 3 महीने से, वो कितना है 48। तो जो बैलेंस अकाउंट बचेंगे वो देखना पड़ेगा कितना है। अब ये क्या है ना, टोटल है ना 300 लाख है, एक्चुअली 400 नहीं है, वो 300 लाख है। हाँ वो 300 लाख है, तो ये कितना आएगा 172। 172, ठीक है। नंबर 2, सब स्टैंडर्ड असेट में कौन सा कैटेगरी है देखते हैं। अब सब स्टैंडर्ड असेट में उसने 4 अकाउंट को सब स्टैंडर्ड आइडेंटिफाई कर लिया। देखो उसने बोला ना 4 अकाउंट फॉर मोर देन 3 years ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड। 4 अकाउंट फॉर अ पीरियड लेस देन 14 month 28। उसके बाद है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल एसेट में टोटल 10 अकाउंट था बराबर। अभी 6 अकाउंट ऐसे हैं जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड एज सब स्टैंडर्ड फॉर अ पीरियड मोर देन 14 month। तो वो 12, और 4 अकाउंट ऐसे हैं जो मोर देन 3 years, 40। है ना, 4 अकाउंट फॉर मोर देन 3 years, मोर देन 3 years मतलब वो तो डाउटफुल में आ गया ना। और 40 में से ये 28 कैसे आया, 40 में से 12 गया क्योंकि उसने बोला था सब स्टैंडर्ड, तो अपन ने 12 ही रिकॉग्नाइज किया है ना। लेस देन 14 month वो सब देखना पड़ेगा। एंड अदर आर आइडेंटिफाइड, मतलब 6 अकाउंट में से 12 लाख, तो अदर आर आइडेंटिफाइड है सब स्टैंडर्ड, तो 40 लाख था टोटल, उसमें से सब स्टैंडर्ड 12 लाख बराबर। उसके बाद है लॉस असेट। 1 अकाउंट 20 रुपए। ये आपको इसके लिए ना आपको क्वेश्चन बराबर से पढ़ना पड़ेगा और फिर टोटल करो। 328, 400 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अपना ये टॉपिक खत्म होता है। वेरी सिंपल टॉपिक, इतना सा ही टॉपिक है। अब ये टॉपिक भी अपना खत्म हो गया है, ठीक है। टॉपिक खत्म हो गया, इसका मतलब आप रिलैक्स मत होना, अभी आपका रिवीजन वगैरह चालू होना चाहिए, समझे ना।
यस, तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देख लो, समझ लो, एकदम सिंपल है टॉपिक, और अपना बोल सकते हैं कि एडवांस अकाउंट भी खत्म हो गया है। चलो, बाय।